नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदा। दोस्तों, आज की जो खबर है ये न केवल एक मुद्दा है बल्कि एक सबक है, एक चेतावनी है उन बोगस ब्लैकमेलर आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए जो आरटीआई से जानकारी निकाल के या तो सरकारी अधिकारियों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं या फिर उन लोगों से पैसों की उगाही करते हैं जिसके संदर्भ में आरटीआई से जानकारी उन्होंने प्राप्त की हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में अब राज्य सूचना आयोग सख्त हो चुका है। इनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने की पहल भी कर चुका है, जिसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। इसी के साथ साथ ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो वकीलों के बहकावे में आकर झूठ का सहारा लेकर सरकारी मुलाजिमों को या दबाने की कोशिश करते हैं या उनसे अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। और जब ये अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करता है तो इनके खिलाफ में ये ब्लैकमेलर किस्म के लोग न्यायालय पहुंचते हैं झूठ का सहारा लेकर, और वहां जब उनका सच से सामना होता है तब न केवल उन्हें मुंह की खानी पड़ती है बल्कि उन पर आर्थिक जुर्माना भी माननीय न्यायालय द्वारा थोपा जाता है। तब ये लोग सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि हमने ये क्या कर लिया। बहरहाल, आज की जो खबर है इसमें मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें से 2 उदाहरण मीरा भाईंदर शहर से जुड़े हुए हैं और एक उदाहरण है विदर्भ से जुड़ा हुआ। तो शुरुआत करते हैं विदर्भ से। विदर्भ में बुल्ढाना नाम से एक जिला है और उस जिले के अंतर्गत आने वाला एक खामगांव शहर है। खामगांव शहर की जो नगर परिषद है वहां पर महेंद्र पाठक नामक एक सरकारी मुलाजिम काम करते हैं, जो उसी इलाके के रहने वाले नंदलाल भट्टड़ नामक व्यक्ति से इतने तंग आते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने वरिष्ठों से न्याय की गुहार लगाते हैं कि इस आदमी से हमें बचाए, इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला सरकारी दफ्तरों में पड़ा रहता है। ये पूरा मामला करीब 5 साल के बाद में, यानी तो 2 महीना पहले 15 जून 2023 को जब राज्य सूचना आयोग अमरावती बेंच के आयुक्त राहुल पांडे के सामने जाता है, तब वहां पर 15 दिन में इसका फैसला आ जाता है। 15 जून 2023 को जब सुनवाई शुरू होती है तो 30 जून 2023 यानी 15 दिन के भीतर ही राहुल पांडे अपना फैसला सुनाते हैं और वो निर्देश देते हैं बुल्ढाना जिले के एसपी से कि नंदलाल भट्टड़ नामक व्यक्ति के खिलाफ में अब तक जितनी भी शिकायतें आई है, चाहे वो लिखित रूप से हो या एफिडेविट के माध्यम से हो, उन सभी शिकायतों की जांच पड़ताल करके इनके खिलाफ में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए, ऐसा वो निर्देश देते हैं। और साथ में ही ये भी हवाला देते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग ने 2 अलग-अलग मामलों में जो फैसले सुनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाए हैं उसका भी ये हवाला देते हैं अपने उस निर्देश में, जिसकी जानकारी इस वक्त आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है। बहरहाल, नंदलाल भट्टड़ के बारे में जो बताया गया है ऑर्डर में, उसकी कुछ झलकियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंदलाल भट्टड़ ने हमेशा से आरटीआई का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अब तक कई लोगों से पैसा ऐंठा है, उनका काम ही ब्लैकमेलिंग का है, ऐसे आरोप लगाए हैं महेंद्र पाठक ने। महेंद्र पाठक ने यह भी जानकारी दी है कि 1/4/2017 से लेकर 14/9/2017 यानी 5 महीने के भीतर नंदलाल भट्टड़ ने कुल 332 आरटीआई के माध्यम से जानकारियां प्राप्त की थी। उसके बाद 14/9/2017 से लेकर 1 जुलाई 2018 तक 231, यानी 2017 से लेकर 2018 तक 563 उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल की थी। जब वो काफी परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं और अपील में जब नंदलाल भट्टड़ जाते हैं, तब वहां पर अपील अधिकारी नंदलाल भट्टड़ को समझ देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप भविष्य में ऐसा न करें, आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो सकती है और अपने आप में आप सुधार लाएं। लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं थमते हैं, यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। फिर वो करीब 35 उनके अपीलें हुई है और उस अपीलों में भी आगे की जानकारी दी गई है। उसके बाद में नंदलाल भट्टड़ जून 2018 से जुलाई 2018 यानी सिर्फ 1 महीने के भीतर ही वो फिर 119 आरटीआई में जानकारी मांगते हैं, यानी 16 महीने में ही नंदलाल भट्टड़ ने कुल 682 आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी है और 41 मामलों में उन्होंने अपील की है।
तो इन सब से परेशान होकर महेंद्र पाठक ने जो गुहार लगाई थी, उसकी उचित सुनवाई होने के बाद में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल पांडे ने ये ऑर्डर निकाला है, जिसमें उन्होंने और भी कई हवाले दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग अब आरटीआई से जानकारी लेने वाले लोगों पर नजर बनाए रखी है और उनके खिलाफ में भी अब कानूनी कार्रवाई की जाने लगी है। जो लोग केवल आरटीआई से पैसा कमाना जानते हैं, अधिकारी को दबाना जानते हैं, अधिकारी से पैसा ऐंठना चाहते हैं या लोगों से पैसा ऐंठना चाहते हैं, तो इनके खिलाफ में राज्य सूचना आयोग सख्त हो चुका है। ये थी राज्य सूचना आयोग की वो खबर जिसमें राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल पांडे, जो अमरावती बेंच के हैं, उन्होंने नंदलाल भट्टड़ नामक खामगांव निवासी एक आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं बुल्डाना जिले के एसपी को। अब देखना है कि इनके खिलाफ में जो जांच होगी उसमें पुलिस क्या तथ्य पाती है और उनके खिलाफ में कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ के हमारे शहर के ही एक स्थानीय निवासी पेशे से जो बिल्डर है राजू शाह, उन्होंने 30 मई 2030 को मुंबई हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने 11 लोगों को पार्टी बनाया था। उन 11 लोगों के पहले मैं आपको सिलसिलेवार नाम बता देता हूँ, जिसमें पहला नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा नाम है एकनाथ शिंदे जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तीसरा नाम है भूषण गगरानी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चौथे नंबर पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं, 5 नंबर पर मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 6 नंबर पर सीबीआई आती है, 7 नंबर पर ईडी आती है, 8 नंबर पर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कैग जिसे कहा जाता है वो आते हैं, 9 नंबर पर आते हैं हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले, 10 नंबर पर आते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शहरी अभियंता दीपक खांबित और 11 नंबर पर आते हैं तत्कालीन नगर रचनाकार हेमंत ठाकुर। ऐसे 11 लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया और 9942/2013 के तहत उन्होंने क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सभी के खिलाफ में जांच की जाए, कई सारी गड़बड़ियां हुई है इन 11 लोगों द्वारा या इन अथॉरिटी द्वारा। इस पूरे मामले में जो पक्षकार है, जो 11 लोग हैं, उनके जो वकील है, वो सभी लोग पूरी तैयारी से जज के सामने बैठते हैं और हम उस पूरे कोरम की जो सुनवाई होती है, रेवती मोहिते डेरे जज साहिबा और गौरी गोरसे ये दोनों जज साहिबा के सामने इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। वहां पर दोनों पक्षकार अपने अपने दलीलें देते हैं। यहाँ पर पल्ला भारी हो जाता है इन 11 लोगों का और ये लोग ये साबित करने में सफल हो जाते हैं कि राजू शाह उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए अब तक का कई सारे ऐसे पिटीशन दाखिल किए हैं और उन पिटीशन दाखिल करने के बाद में वो अलग से अपना सेटलमेंट कर लेते हैं। ऐसा साबित करने के बाद में, साबित होने के बाद में दोनों जज साहिबा द्वारा राजू शाह के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उन पर 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना थोपती है और उसका जो ऑर्डर निकलता है उस ऑर्डर में भी उन सारे हवालों का जिक्र किया जाता है जो इसके पहले राजू शाह ने किए हैं, जिसमें से कुछ झलकियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने ऑर्डर में, अपने जजमेंट में जो जज साहिबा ने बताया है उसके मुताबिक 2014 में भी राजू शाह ने 242/2014 नाम से एक क्रिमिनल पिटीशन दायर की थी। राजू शाह के खिलाफ में अब तक 3 मोफा के तहत एफआईआर दर्ज है। 2016 में उन्होंने फिर एक पीआईएल दाखिल की थी, 2017 में फिर एक पीआईएल दाखिल की थी जो मंजुला चेलूर और एम एस सोनक नामक दोनों जजों की बेंच के सामने सुनवाई होती है और उस सुनवाई में भी वहां पर राजू शाह को मुंह की खानी पड़ती है और वहां पर भी उन पर जुर्माना थोपा जाता है। उनको जुर्माना भरने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कोर्ट का वक्त खराब किया, उन्होंने अधिकारियों से अपना काम निकालने के लिए ये पिटीशन दाखिल की थी, ऐसा उस दोनों जजमेंट का निचोड़ आता है। और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास राजू शाह 1-1 लाख रुपए जमा करे, ऐसा उन्हें आदेश दिया जाता है। इसके साथ में जो जजमेंट कॉपी आई है उस जजमेंट के मुताबिक राजू शाह पर अब तक जो एफआईआर हुए हैं कुल 7 एफआईआर है ऐसा बताया गया है और
2012 में भी उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की थी, वो भी खारिज हो चुकी है, डिसमिस हो चुकी है। क्योंकि कुछ महीना पहले ही मीरा भाईंदर शहर का जो हमारा काशीमेरा पुलिस थाना है, वहाँ पर राजू शाह के खिलाफ और 3 अन्य लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसका भी हवाला इस पूरे जजमेंट में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि राजू शाह के खिलाफ में जो 180/2023 सीआर नंबर का जो एफआईआर है, उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें 468, 465, 469, 471, 120B, 385, 500 ऐसे ये सेक्शन के तहत गंभीर धाराओं के तहत जो एफआईआर दर्ज है, तो उन सभी मामलों को देखते हुए ये जजमेंट आया है, जिसके चलते इन तमाम 11 लोगों को राहत मिली है। और इनका मानना है कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, तो झूठ को कभी ना कभी मुंह की खानी पड़ती है। तो यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ी है राजू शाह को। उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना थोपा है माननीय न्यायालय ने। ये था दूसरा मामला, जिसमें पिटिशनर को ही उल्टा मुंह की खानी पड़ी है, उस पर ही कार्रवाई करने की बात कही है न्यायालय ने। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे मामले की तरफ, जिसमें एक पिटिशनर जो वकीलों के बहकावे में आकर पुलिस से अपने मर्जी के मुताबिक अगर काम नहीं होता है, पुलिस को दबाने की कोशिश करता है, पुलिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इस मकसद के तहत एक पिटीशन दाखिल करता है न्यायालय में। और वहां जाकर जब उस पूरे मामले की सुनवाई होती है, तो उस मामले में भी यहाँ पर पिटिशनर को मुंह की खानी पड़ती है। और अब तो उसके ऐसे हालत है कि वो अपना सर छुपाता हुआ फिर रहा है कि वो क्यों इन वकीलों के चक्कर में पड़ गया। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको सुनाता हूँ नया नगर पुलिस थाने के पीआई जितेंद्र वानकोटी से। 11 जून को शाम के 4:30 बजे के टाइम पे प्रियल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स आए थे और मैं मेरे केबिन से बाहर जाने के बाद देखा तो काफ़ी लोग खड़े हैं। तो इसके लिए मेरे कलिंग ऑफिसर जो जिला इंचार्ज साहब हैं, उनको मैंने पूछा था। तभी मुझे पता चला कि खुर्शीद नाम के आदमी ने एक जगताप फैमिली का फ्लैट का ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तभी मैंने पूछा कि वो खुर्शीद कहाँ पे है, तो वो पुलिस स्टेशन में था, तो उनको ही बुलाया, उससे भी बातें की और मैंने जान लिया कि क्या हुआ है। तभी उन्होंने फोर्सफुली पोजीशन लिया, ये पता चला, तभी मैंने तुरंत स्टेशन हाउस ऑफिसर को बुला के इनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए बोला था। उसके बाद मैं मेरे पास एक सीरियस ऑफेंस आया का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसके लिए मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर निकल गए। फिर शाम के रात के करीब करीब 8:30 बजे वापस आने के बाद पता चला कि सोसाइटी मेंबर्स और खुर्शीद ने आपस में मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन 16 तारीख को हमें हाईकोर्ट से मैसेज आया कि तुरंत आपको 2:30 बजे हाजिर रहना है, ऐसा ऐसा एलिगेशन हुआ। तो मेरे ऑफिसर्स मैंने भेज दिया था तब तक पिटीशन में क्या है क्या नहीं है इतना पता नहीं चला था। लेकिन पिटीशन की कॉपी मिलने के बाद पता चला कि पर्सनली मैंने उसको डराया धमकाया और 4 घंटा मतलब शाम के 4 बजे से रात को 9 बजे तक इधर डिटेन करके रखा और ज़बरदस्ती रूम खाली करने के लिए मैंने उनको फोर्स किया। ऐसे उसमें एलिगेशंस थे, जो कि ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। तो उसके बारे में कोर्ट ने 16 तारीख को ही इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए हमारे डीसीपी जोन 1 साहब को किया। फिर जोन 1 साहब ने एसीपी नवगर साहब को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे दिया और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई। और 22 तारीख को जब डेट थी, 22 तारीख में जो पिटीशन था, पिटीशन में देखा जाए तो सेल डीड जो लगाया हुआ था तो वन वे था, वो सिर्फ उसमें खुर्शीद के आंसर साइन थे, जो कि जगताप फैमिली के साइन बिल्कुल नहीं थे। ये कोर्ट के ध्यान में आने के बाद कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि डिटेल में इसके ऊपर एक एफिडेविट फाइल करो। जो एसीपी साहब ने पूरा इंक्वायरी करके एक एफिडेविट फाइल की और 11 तारीख को जब इसकी सुनवाई हुई, कोर्ट के समझ में आ गया कि ये सब झूठे आरोप लगाए हुए हैं और फिरियादी जो है खुर्शीद, ये क्लीन हैंड कोर्ट के सामने नहीं आए। इसके लिए ये पिटीशन खारिज की और क्लीन हैंड नहीं आया, इसकी वजह से उसके ऊपर 25,000 का फाइन लगा दिया। पहली बात तो ये कि ऐसा पिटीशन फाइल होने के बाद मेरा मनोबल टूटा हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था।
पहली बात। लेकिन ऐसा होने के बाद थोड़ा सा प्रेशर तो आता ही है, क्योंकि रिपोर्ट बनाना वगैरह वगैरह, और बाकी काम में ध्यान देने के बजाय इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, हो जाता है, और फिर उसके लिए काम के ऊपर थोड़ा सा असर गिरता है, जो वो स्वाभाविक है। कोर्ट में जाते वक्त लॉयर की ये जिम्मेदारी जरूर है कि पेपर्स कौन से है वो देखना चाहिए, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था उनको पता है। अभी मैं उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इंटेंशन सही रहता तो उनका काम हो जाता था। इंटेंशन ही सही नहीं है, तो सिर्फ तकलीफ देने का ही काम करने का था, इसकी वजह से तो हो गया। ये थे नयनगर पुलिस थाने के पीआई जितेंद्र वानकोटे, जिन्होंने बताया कि जब कोई गलत काम करने के लिए आगे बढ़ता है, झूठ का सहारा लेता है, तो उन्हें ऐसे ही मुंह खानी पड़ती है। हाँ, ये बात और है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ में जब न्यायालय तक कोई मामला पहुंचता है, तो वो थोड़ा हड़बड़ाता ज़रूर है, उस पर एक मानसिक दबाव भी हो जाता है कि हाथ के काम छोड़ के उसे उस तरफ फोकस करना पड़ता है। बहरहाल, ये तीनों मामलों में तो एक बात साफ समझ में आती है कि पहला जो मामला था जिसमें नंदलाल भट्टड़, जिन्होंने खामगांव नगर परिषद के सरकारी मुलाजिम महेंद्र पाठक को परेशान कर रखा था, उनके खिलाफ में राज्य सूचना आयोग सख्त हुआ है। दूसरे मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिलीप ढोले को यहाँ पर दबाने की कोशिश की गई, कई सारे अधिकारियों को यहाँ पर घेरने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा राजू शाह को मुंह की खानी पड़ी, उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। और तीसरे मामले में पिटिशनर पर भी न्यायालय ने 25,000 रुपए का जुर्माना थोपा है। अब इन तीनों मामलों को अगर हम देखते हैं तो ये बात साफ पता चलती है कि सरकारी मुलाजिम अगर गलत है तो उसके खिलाफ जरूर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकारी अधिकारी से अगर गलत काम करवाना चाहे और अगर वो नहीं करता है, वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है और उससे दबाने की कोशिश किया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में सरकार भी खुद अभी पहल करती है, सरकारी महकमे भी सख्त कदम उठाते हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो आप सचेत रहे, होशियार रहे, सावधान रहे, ऐसे वकीलों के चक्कर में ना पड़े जो हरे हरे सपने दिखाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे ना पड़े जो बताते कुछ और है, करते कुछ और है, झूठ का सहारा लेते हैं, बेईमानी करते हैं। तो ये खबर उन लोगों के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।